हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम महिंद्रू आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बायोस्कोप के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम रिवाइज करने जा रहे हैं एनसीईआरटी शॉटगन का रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, जिसके अंदर हमने बेटा अभी तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। उसके क्वेश्चंस हम निपटा चुके हैं। आज की क्लास में हमको क्या करना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के वो स्टेटमेंट्स देखनी है एनसीईआरटी की जो कि एग्जामिनर बार बार पूछते हैं, बार बार रिपीट होता है, और इन स्टेटमेंट्स को करने के बाद आपका एनसीईआरटी एकदम अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो एनसीईआरटी की बुक साथ में लेकर बैठना और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं इनको साथ के साथ आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंट्री इन द वर्ल्ड इनिशिएट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो इन 1951 आपकी एनसीईआरटी में लिखा है हमारी अपनी कंट्री विच इज इंडिया। इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था इन 1951 के अंदर। उसके बाद कह रहा है इम्प्रूव प्रोग्राम कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम। तो वो प्रोग्राम जो कि कवर करता है रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज को, उसका नाम आपकी एनसीईआरटी में अगर आप चेक करोगे तो दिया है RCH, जिसकी फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो RCH करेक्ट आंसर है। अगर आपका आंसर भी RCH है तो बहुत ही बढ़िया। एमनियोसेंटेसिस स्टैच्यूटरी बैन फॉर, किस चीज के लिए बैन है एमनियोसेंटेसिस? तो आपको ये एमनियोसेंटेसिस पता होना चाहिए कि ये एक टाइप का टेस्ट है जिसमें क्रोमोसोमल मैपिंग करी जाती है, क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है कि कहीं जो फीटस है उसके अंदर कोई क्रोमोसोम ज्यादा, मतलब ट्राइसोमी, या कम मोनोसोमी तो नहीं हो गई है, या किसी और तरीके का क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है। अगर निकलता है तो जो है पेरेंट, उसके पास चांस होता है कि वो इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। लेकिन एमनियोसेंटेसिस बैन है अगर आप सेक्स डिटर्मिनेशन करा रहे हो एमनियोसेंटेसिस के थ्रू। क्योंकि अगर आप क्रोमोसोम की स्टडी कर रहे हो तो ये बात आपको समझनी है कि क्रोमोसोम की स्टडी में ये भी पता चल सकता है कि XX क्रोमोसोम है कि XY क्रोमोसोम है, मतलब ये फीटस मेल है कि फीमेल है, ये भी पता चल सकता है। तो इसका मिसयूज हो सकता है। ठीक है, फीमेल फीटिसाइड इंक्रीज हो सकते हैं और इसका यूज हो सकता है, इसलिए ये बैन है। तो क्यों बैन है एमनियोसेंटेसिस? याद रखना है, एमनियोसेंटेसिस बैन है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन है। CDRI विच इज सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, साइंटिस्ट डेवलप अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल कॉल्ड। तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, सहेली। तो उस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का आपको नाम बताना है यहाँ पे जो कि CDRI ने डेवलप किया है। सहेली के बारे में और भी चीजें बताओ। ये वंस इन अ वीक पिल है और ये बाकी पिल से कैसे बेटर है? ये नॉन स्टेरॉइडल है बेटा, ये नॉन स्टेरॉइडल है और ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसको हफ्ते में एक बार ही लेना होता है फीमेल को। इसके साइड इफेक्ट्स रिलेटिवली बहुत ही कम होते हैं एज कंपेयर टू बाकी हार्मोनल पिल्स जिनमें स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं, ऐसी की प्रोजेस्ट्रोजेन या प्रोजेस्ट्रोजेन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पीरियोडिक एब्सटिनेंस इज विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। पीरियोडिक एब्सटिनेंस किस तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है? तो याद रखना है ये एक नेचुरल टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में बेटा आपने पीरियोडिक एब्सटिनेंस पढ़ा था, लैक्टेशनल एमिनोरिया पढ़ा था, क्वाइटस इंटरप्टस पढ़ा था। ये तीन थे, रिवाइज कर लो, यही रिवीजन हमारा मोटिव है सीरीज का। ठीक है, जिसमें से पीरियोडिक एब्सटिनेंस का मतलब होता है फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कुछ डेज हैं जिनको हमने फर्टाइल पीरियड के नाम से क्या किया है, लेबल किया है। ये फर्टाइल पीरियड 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जहां पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस एक फीमेल में बहुत मैक्सिमम होते हैं। अगर उस टाइम पे क्वाइटस और इंसेमिनेशन को अवॉइड किया जाए, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी बहुत कम होंगे। ठीक है, तो नेचुरल टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो काउंट किया जाता है किसको? पीरियोडिक एब्सटिनेंस को। इन पीरियोडिक एब्सटिनेंस कपल अवॉइड क्वाइटस। तो क्वाइटस या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स को डैश टू डैश डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, तो मैं आंसर ऑलरेडी बता चुका हूं, तो लिख के आगे बढ़ते हैं कि 10 to 17 डेज तक जो है ये जो टाइम पीरियड है इसको फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं, फर्टाइल विंडो भी बोलते हैं इसको। तो इसमें अवॉइड किया जाता है क्वाइटस को। इन मेंस्ट्रुअल साइकिल 10 to 17 डेज इज नोन एज, तो इसका आंसर भी आप कर लोगे। इसको हम बोलते हैं क्या? फर्टाइल पीरियड। इसको फर्टाइल पीरियड बोलते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं इस पीरियड के अंदर। नेक्स्ट, लैक्टेशन एमिनोरिया इज इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। लैक्टेशन एमिनोरिया का मतलब क्या होता है कि जब एक फीमेल पार्चुरेशन के बाद इंटेंस लैक्टेशन कर रही है, लैक्टेशन मतलब मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस वक्त होता क्या है बेटा, फीमेल में प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा पीक पे होता है। और ये प्रोलैक्टिन पीक पे होने की वजह से ये नेगेटिव फीडबैक भेजता है, मतलब इनहिबिट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, GnRH को।
ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है जीएनआरएच क्या है, ठीक है, और प्रोलैक्टिन मैंने क्या नाम लिया, तो आपका जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसकी वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाके चेक करो, वहां से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। तो लैक्टेशन एमिनोरिया इज इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनिबिट करता है कौन, प्रोलैक्टिन, इतना हाई लेवल पे होता है लैक्टेशन पीरियड में, इनिशियल 6 मंथ्स तक, जब मदर में क्या हो रहा है, इंटेंस लैक्टेशन हो रहा है। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं इनिबिट हो गया, तो एलएच और एफएसएच बहुत ज्यादा नहीं होंगे, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो पाएगी। एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल में, ठीक है, और 6 मंथ्स इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर 6 मंथ था तो वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अर्ली सिम्टम ऑफ एसटीआई आर ऑलवेज सीवियर एंड नोटिसेबल। कह रहा है एसटीआई की फुल फॉर्म, एसटीआई की फुल फॉर्म होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इसके दो और नाम दिए हुए एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, आपका काम है, ठीक है। तो एसटीआई हमेशा सीवियर और नोटिसेबल होती है, आंसर इज नो, फॉल्स है ये स्टेटमेंट, ठीक है। अर्ली सिम्टम जो होते हैं बेटा वो उतने नोटिसेबल नहीं होते हैं, इसलिए कभी कभी एसटीआईज अनडिटेक्टेड रह जाती हैं, ठीक है। और आप ये भी बताओगे कि अगर प्रेग्नेंट फीमेल में एसटीआईज अनडिटेक्टेड रह गई तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं बाद में, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। वहां पे स्टिल बर्थ लिखा हुआ है, ब्रीच लिखा, मतलब आपका जितनी भी स्टेटमेंट्स वहां पे दी हुई हैं उसमें से पॉइंट्स निकाल के आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताओगे, जिससे मुझे पता रहे कि हाँ आपने इस लेक्चर को फॉलो किया, ठीक है। नेक्स्ट आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आल्सो प्रिवेंट्स एसटीडी एंड एड्स। तो एसटीडी और एड्स जैसी इन्फेक्शंस को कौन जो है वो प्रिवेंट कर सकता है, तो आपको पता है ये बात कि सिर्फ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिनमें कॉन्डम्स वगैरह आ जाते हैं। तो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो क्योंकि फ्लूइड के ट्रांसमिशन को, डायरेक्ट कांटेक्ट को रोक रहा है, इस वजह से यहां पर एसटीडी जैसे कि एड्स हो गया ये ट्रांसफर नहीं होगी, याद रखना है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैच करना है आपको। पहले तो देखो आसान आसान कर लेते हैं, ट्यूबेक्टोमी वासेक्टोमी कर लेते हैं। ट्यूबेक्टोमी मतलब क्या होता है, कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये रहा, तो ई। वासेक्टोमी क्या होता है, कटिंग ऑफ वास डिफरेंस, तो वो ये रहा, एफ। उसके बाद अब ऊपर के देख लेते हैं। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी क्या कर रही है बेटा, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी आपका इनहिबिट्स ओव्यूलेशन, नहीं, सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, नहीं, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, एनसीईआरटी चेक करना, सही है ये, ठीक है। तो ए हो जाएगा फिफ्थ का। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या कर रही है, सप्रेस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म करती है, बी। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या कर रही है, क्योंकि यूट्रस में है तो यूट्रस को अनसूटेबल बना देगी इंप्लांटेशन के लिए, तो सी। और इनहिबिट ओव्यूलेशन, तो प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग पिल्स जो होती हैं वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती है फीमेल में, डी। अगर आपने मैचिंग ठीक करी तो बहुत ही बढ़िया, अदरवाइज इस मैचिंग को ही एज अ कॉन्सेप्ट याद कर लो, और ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग एमसीक्यूज में पूछा जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो इसको रिवाइज करके ऐड कर लो, अगर ये रिवाइज नहीं है तो जाके एक बारी फटाफट से रिवाइज कर लो, ठीक है। तो आप फर्स्ट का सी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब इधर 12th, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट्स टू डिले प्रेगनेंसी, आपके एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन है, तो आंसर इज आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। आईयूडीज जो है बेटा ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मानी गई है उन फीमेल्स के लिए जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं, ठीक है। उसके बाद ओरल पिल्स फॉर फीमेल कॉज, ओरल पिल्स का काम क्या है, मतलब कैसे ओरल पिल्स जो हैं वो हेल्प करती हैं, वो ये पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है एनसीईआरटी में लिखा है, रिवाइज कर लो इसको, इट इनहिबिट्स ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो ये ओव्यूलेशन को भी इनहिबिट कर रहा है और इम्प्लांटेशन को भी इनहिबिट कर रहा है, याद रखना है। वंस इन अ वीक ओरल पिल का नाम बताओ, तो ये ऑलरेडी अभी अभी हम रिवाइज कर चुके हैं, सहेली, सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया। उसके बाद इन इमरजेंसीज विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, पॉइंट टू बी नोटेड, एक मेथड नहीं बताना है, एनसीईआरटी में मल्टीपल मेथड्स लिखे हुए हैं, सबका आंसर करना पड़ेगा। मेथड्स में बी यूज्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब क्वाइटस होने के बाद 72 आवर्स के अंदर अंदर इनको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो विद इन 72 आवर्स के अंदर आपकी एनसीईआरटी किस किस को लिखती है वो याद रखो, एक तो लिखती है बेटा आईयूडी को, और क्या लिखती है, और प्रोजेस्टोजेन या फिर
या फिर प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल्स। सब लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा तो याद रखना। आईयूडीज या फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिनके अंदर प्रोजेस्ट्रोजन होता है या फिर प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, नेक्स्ट, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर ऑल्सो नोन एज स्टेरिलाइजेशन। किस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं? तो जो सर्जिकल मेथड होता है, सर्जिकल मेथड जिसमें दो आते हैं बेटा सर्जिकल मेथड में, मेल के अंदर क्या, वासेक्टॉमी, और फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टमी। और वासेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी दोनों सर्जिकल मेथड हैं, इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा स्टेरिलाइजेशन मेथड। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन इन मेल इज नोन एज, तो देखो अब तो आप आंसर कर ही दोगे, मेल के अंदर स्टेरिलाइजेशन को बोलते हैं वासेक्टमी। ठीक है, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी। एमटीपी बोले तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कब लीगलाइज किया? 1971 के अंदर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपको याद रखना है। एमटीपी इज कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग। एमटीपी कब तक सेफ है? ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 12 वीक्स, और 12 वीक्स के टाइम पीरियड को प्रेगनेंसी के अंदर हम ट्राइमेस्टर बोलते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक क्या रहेगा आपका? सेफ है ये। इन ZIFT, ZIFT की फुल फॉर्म बोलो जरा। zygote intrafallopian transfer। in ZIFT the early embryo is transferred in, कहां ट्रांसफर किया जाता है अर्ली एम्ब्रियो को? तो ZIFT में अर्ली एम्ब्रियो एज द नेम सजेस्ट फेलोपियन ट्यूब, तो लिखेंगे यहां पे फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो अर्ली एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इन फेलोपियन ट्यूब, याद रखना है आपको। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से सुनना। हमने बाहर फर्टिलाइजेशन कराया जिसको कहते हैं इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या किया? एग और स्पर्म को बाहर हमने फर्टिलाइज कराया। अब जब वो जाइगोट बन जाएगा, ठीक है, और वो डिवाइड होना स्टार्ट होगा, तो हमको उसको अब ट्रांसफर करना है, इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना है फीमेल बॉडी के अंदर। तो इस एम्ब्रियो ट्रांसफर को, एम्ब्रियो ट्रांसफर मेथड्स को दो तरीके से हम कर सकते हैं। अगर वो एम्ब्रियो अर्ली स्टेज पे है, मतलब 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक है, ज्यादा मतलब छोटा है, अर्ली स्टेज है, तो उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसको बोलते हैं ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, लेकिन अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा स्टेज हो चुकी है, ठीक है, तो उसको सीधा यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, उसको कहते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के ही दो टाइप हैं, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। ठीक है, आपने बाहर फर्टिलाइजेशन कराया एग और स्पर्म का, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। अब एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना है तो ET, जिसके दो टाइप हो सकते हैं, या तो आप एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, या फिर आप कर सकते हो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, होपफुली रिवाइज हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद ZIFT की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये तो मुझे उम्मीद है कि आप कर दोगे। क्या होगी फुल फॉर्म? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, इन IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज आर ट्रांसफर्ड इन। तो ये तो बहुत आसान हो गया, यूट्रस, यूट्रस में ट्रांसफर कर दो। फुल फॉर्म ऑफ GIFT, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो ध्यान से सुनो, एक सर आपने बताया ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर क्या होगा? उसके अंदर आपने IVF कराने के बाद, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराने के बाद एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। कहां पर? फेलोपियन ट्यूब में। यहां पे आप क्या कर रहे हो? यहां पे एक फीमेल का एग निकाल के दूसरे फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, एक फीमेल का एग निकाल के, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर ही होगी यहां पर। ठीक है, और ऐसा कब किया जा सकता है? जब एक फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, या फिर एग उसके हेल्दी नहीं है तब, लेकिन उस फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी है, तो इस फीमेल को क्या ऑप्शन दे सकते हो आप? तो आप उसको बोलोगे कि हम गिफ्ट कर सकते हैं। गिफ्ट का मतलब, इसको रिवाइज करने की ट्रिक ही ये है, ठीक है, कि एक फीमेल का एग दूसरी फीमेल को गिफ्ट कर दिया।
ठीक है। अब उस फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में आपने एग ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन नॉर्मली हो सकती है उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है, और प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है। होपफुली आप मेरी बात समझे। तो गिफ्ट एक टाइप का गैमीट ट्रांसफर मेथड है, और याद रखना है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में स्पर्म ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है बच्चों में, यहां पर फीमेल गैमेट एग ट्रांसफर हो रहा है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नाउ प्रोसीजर इन विच टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन लेबोरेटरी in which sperm is directly injected into the cytoplasm of the ovum। तो ये तो नाम ही बता दिया, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, ठीक है। तो ICSI क्या होता है? जब डायरेक्टली आपने स्पर्म के न्यूक्लियस को उठा के एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया यूजिंग माइक्रो निडल्स, है ना, एंड माइक्रो इंजेक्शंस, बायोटेक में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। वीडियो अपलोडेड है, नहीं पढ़ा तो जाके रिवाइज कर लो भाई साहब, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इफ अ मेल इज अनेबल टू इंसेमिनेट द सीमेन इनटू द वेजाइना, ठीक है, देन विच प्रोसीजर इज यूज्ड, ठीक है। अगर मेल सीमेन इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है तो किस प्रोसीजर को यूज कर सकते हैं? तो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, AI मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसको जिसको IUI भी बोल सकते हैं, IUI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ही एक टाइप है, जिसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन उन मेल के केस में यूज किया जा सकता है जो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स है, जितने क्वेश्चन बचे हैं वो ट्रू और फॉल्स हैं। एबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू, स्पॉन्टेनियसली हो सकता है अबॉर्शन, बिल्कुल सच लिखा है बेटा। कुछ इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, सीवियर हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शंस, अनडिटेक्टेड इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है। तो बिल्कुल सही है, अबॉर्शन could happen spontaneously, सही बात है। इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वायबल ऑफस्प्रिंग, सही है। इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन है बेटा, ये पढ़ लो इसको ढंग से। एंड इज ऑलवेज ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी डिफेक्ट इन द फीमेल पार्टनर। आए है, छी कितनी ही गंदी स्टेटमेंट है, ठीक है। वो कह रहा है कि फीमेल पार्टनर की वजह से ही होती है इनफर्टिलिटी। अगर एक कपल इनफर्टाइल है तो हमेशा फीमेल की वजह से ही होगा, कोई ना कोई कमी फीमेल में ही है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। कहीं भी हो सकती है कमी, वो डॉक्टर को पूरा डायग्नोसिस लगेगा, उसमें पूरा का पूरा मल्टीपल सीरीज ऑफ टेस्ट होंगे, दोनों मेल पार्टनर के भी फीमेल पार्टनर के भी, तब जाके जो डॉक्टर है वो ये डिसाइड कर पाएगा कि पिन पॉइंट करके प्रॉब्लम कहां पर है, फिर उस अकॉर्डिंगली इलाज चलेगा या ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही गंदा, फॉल्स, फॉल्स पे भी डबल बार टिक करो, डबल फॉल्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प इन नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कंप्लीट लैक्टेशन नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, कुछ याद आ रहा है क्या? ये लैक्टेशन एमिनोरिया ही बोला गया है इसमें, तो ट्रू है स्टेटमेंट, ठीक है। तो लैक्टेशन एमिनोरिया याद रखना है। तो लैक्टेशन एमिनोरिया भी बताया, जब तक इंटेंस लैक्टेशन चल रहा है तब तक क्या होगा? तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक है। तो पार्चुरेशन डिलीवरी के बाद फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, तुरंत स्टार्ट नहीं हो जाती है, ठीक है। चलो उसके बाद क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट इज एन इफेक्टिव मेथड टू इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ऑफ द पीपल। बिल्कुल सच बात है, ठीक है। तो बिल्कुल सच बात है कि सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज देनी जरूरी है लोगों को, ठीक है, तभी तो ये चीजें फैलेंगी। उसके बाद सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन, देखो ये भी गलत लिखा है। सर्जिकल मेथड मतलब वासेक्टमी या फिर ट्यूबेक्टमी, या तो आपने वास डिफरेंस को काट के बांध दिया या फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया, इन दोनों के केस में गैमेट ही बनने बंद हो जाएंगे। नहीं, गैमेट कैसे? गैमेट तो टेस्टिस बना रहा है, वो तो बनाता रहेगा, लेकिन अगर आपने किसी मेल के अंदर वासेक्टमी कर दी है तो वो गैमेट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा बॉडी से बाहर, फीमेल बॉडी में नहीं जाएगा, ठीक है। और सेम इन केस ऑफ फीमेल की एग जो है वो अब कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा स्पर्म के, क्योंकि आपने जो बीच का ब्रिज है फेलोपियन ट्यूब वाला जो कि एग को मीट करवाता है स्पर्म से, वहीं पर ही होती है फर्टिलाइजेशन, वही काट दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गैमेट बन नहीं रहा, बन रहा है भाई गैमेट, ठीक है। तो ये भी फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। अगर आपका आंसर भी फॉल्स था तो बहुत बढ़िया। उसके बाद ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आर कंप्लीटली क्योरेबल, नहीं भाई, ठीक है, इसको याद रखना है आपको, कंप्लीटली क्योरेबल नहीं होती हैं सारी, ऑल, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि कोई क्योरेबल नहीं है, क्योरेबल है ऑल। तो कौन सी नहीं है सर? तो मैंने आपको एच से याद कराया था, ठीक है। तो हमारे पास क्या ट्रिक है? एच से याद कर लो। HIV से होने वाली एड्स एक हो गया एच, एच से होने वाली हेपेटाइटिस बी दूसरी इनक्योरेबल है, और एच से होने वाली हर्ब्स जिसको जेनाइटल हर्ब्स बोलते हैं ये इनक्योरेबल है। तो ये तीन इनक्योरेबल डिसीज तो आपको जरूर याद कर लेनी है, विच इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ठीक है। उसके बाद ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स एमंग द रूरल वुमेन। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, सही बात है ये, लेकिन रूरल वुमेन में नहीं बेटा, ठीक है। ये एजुकेटेड अर्बन वुमेन के अंदर, तो ये आपकी
एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, याद रखना, इस स्टेटमेंट को मैं फॉल्स बोल रहा हूँ, फॉल्स। ठीक है, ये ऊपर वाली भी फॉल्स थी, और क्यों फॉल्स थी ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको 3 बताए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो कि क्योरेबल नहीं है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, वो कह रहा है कि इन इन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक एम्ब्रियो आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक में एम्ब्रियो हमेशा यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है? नहीं भाई, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर तो किया जा सकता है 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो जाए तो, लेकिन 8 ब्लास्टोमियर से कम पे जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर भी तो है, जिफ्ट भी तो है। याद आ रहा है आपको? तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अगर आपको, और ये जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थी एनसीईआरटी की जो बार बार रिपीट हुई हैं बेटा, चांसेस आने के बहुत मैक्सिमम है। एक्सपीरियंस के साथ आप अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ ये स्टेटमेंट निकाल के आपके सामने रखी गई हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के ट्रू फॉल्स भी इनमें इंक्लूडेड हैं आपके। ठीक है, स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो एक सेट ऑफ क्वेश्चन है जिससे हमारी एनसीईआरटी बहुत जल्दी रिवाइज हो गई। बेटा ये चैप्टर बहुत ही छोटा प्यारा सा है, लेकिन छोटा सा होने का मतलब ये नहीं है कि इसको इग्नोर करना है। आपसे ये एक्सपेक्टेशन रहती है इस चैप्टर में हमेशा कि इस चैप्टर में से बेशक ही 2 क्वेश्चन आए, लेकिन उन 2 क्वेश्चन में आपको गड़बड़ नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये 2 क्वेश्चन बाकी सभी बच्चे लगभग ठीक करके आएंगे। तो इस चैप्टर में तो गलती होनी ही नहीं चाहिए भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्क्स कटने ही नहीं चाहिए, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चैप्टर बेटा हमारा यहां पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहां पर नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर करना है। आप लोग पीआईडी और वीडी की मेरे को फुल फॉर्म बताओगे। ठीक है, पीआईडी और वीडी की फुल फॉर्म। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस और भी पूछे हैं, मैं लेक्चर के दौरान हमेशा क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से जस्ट टू चेक कि कौन बच्चा एक्चुअल में ढंग से पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मेरे को आंसर करने हैं। ठीक है, और तब तक बेटा अगली क्लास तक आप लोग पढ़ते रहो। आपको वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।